अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो क्विज है ऊपर हुआ वो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स डिस्कस करेंगे। इसकी लास्ट डेट जो 8 दिसंबर है, तो इसके कुछ जो स्क्रीनशॉट जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहला है a technique that average number of recent actual values and forms a new value। मीन्स के जो रिसेंट एक्चुअल वैल्यू को लेती है और एक नई वैल्यू बनाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मूविंग एवरेज में भी होता है और वेटेड मूविंग एवरेज में होता है, लेकिन जो हमें उसने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर रिसेंट एक्चुअल वैल्यूज की जिक्र कर रहा है, उनके साथ अटैच वेट का नहीं जिक्र कर रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर तो मूविंग एवरेज होगा। और अगर आप हैंडआउट्स के 37 नंबर पेज देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अंदर ये सीधी सी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। तो इसमें यह है कि थोड़ा प्रोसीजर में अगर आपके साथ शेयर करूं तो जिस तरह ये अगर हम एवरेज करना चाह रहे हैं पहले 3 वीक का और चौथे वीक के लिए हमने फोरकास्ट चेक करनी है, तो पहले 3 वीक को ये जो तीन वैल्यू है 27, 775, 680 तीनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 3 से, ये एवरेज है, सिंपल एवरेज। ठीक है, एवरेज आने के बाद जब हमने ये फोर्थ वीक की वैल्यू फाइंड किया, अगर हमने फिफ्थ वीक की फाइंड करनी है वैल्यू, तो हमने क्या करना है, 820 वाली वैल्यू छोड़ देनी है, 820 वाली। फिर 775, 680, 655 को एवरेज करेंगे और फिर फिफ्थ वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये फोर्थ वैल्यू जैसे निकाली हुई है। तो इस मेथड को कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इस वजह से कहते हैं कि एक ये आगे की तरफ मूव करता है और पीछे से जो तो सबसे पुरानी वैल्यू होती है उसको छोड़ रहा होता है। चलिए जी आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले ये समझने कि जो भी आपका इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करने का एक मेथड है। जैसे आप एक को प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके अंदर कुछ इनपुट्स यूज करते हैं। इनपुट्स यूज करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं, जैसे कोई मशीन यूज कर लिया आपने उसके ऊपर। ठीक है, वो आपका मशीन जो यूज करना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। या कुछ लेबर वर्क इन्वॉल्व है तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। उसके बाद आपके पास एक आउटपुट आ जाती है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ना, वो किस तरह की चेंजेस लेके आता है प्रोडक्ट के अंदर, ये बात कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, उसकी एग्जांपल जो है वो ये दी हुई है। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की नहीं है। मतलब क्या, जब हम कटिंग कर रहे होते हैं, आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, प्रोडक्ट में चेंज आ रही होती है। इसके लिए आप अगर पेज नंबर 26 देखें, बुक जो रिकमेंडेड बुक है ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ठीक है, जो हैंडआउट्स की बात नहीं कर रहा, बुक की बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जाएंगे तो ये वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ये चेंज लेके है तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। अगर इनमें से कोई भी चेंज नहीं आती प्रोडक्ट के अंदर, या कोई चीज आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो सर्विस कहलाएगी। ठीक है, अब उनमें से क्या क्या है? पहला जी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देखें, फिर शेप चेंज हो जाए फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, साइज अगर चेंज हो जाए, फिर सरफेस फिनिश चेंज हो जाए, जॉइनिंग पार्ट्स एंड मटेरियल चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहा ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेके आता प्रोडक्ट। अभी कटिंग देखें, कटिंग से क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, साइज भी चेंज हुआ, तो ये ट्रांसफर प्रोसेस तो है कटिंग। पैकिंग में क्या हुआ? सरफेस फिनिश हुआ, चेंज हो गया सरफेस फिनिश। पैकिंग से आपको पता है सरफेस चेंज हो जाती है, लुक अच्छी आ जाती है। और फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग क्या, कुछ भी कन्वे नहीं कर रहा, किस चीज को फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये बनता है सी। अच्छा, लेबलिंग में, लेबलिंग में आपको पता है वो जो लेबल करते हैं तो उससे भी एक सरफेस फिनिश अच्छी आ जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट की शेप चेंज हो जाती है, लुक चेंज हो जाती है, तो इस वजह से ये इसका ऑप्शन सी बनेगा हमारा। आइए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग टेक्निक, वो कौन सी नीचे से दी गई फोरकास्टिंग टेक्निक है जो कि इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेंड व्हेन डाटा इज नाइदर ग्रोइंग नॉर डिक्लाइनिंग रैपिडली। कह रहा है डाटा है आपके पास, वो है उसकी नेचर डाटा की इस तरह की है, जो आपको गिवन डाटा है, पास डाटा है, वो ना ग्रो कर रहा है तेजी से, ना ही तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। एंड हैज नो सीजनल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके अंदर कोई सीजनल कैरेक्टर नहीं, मतलब कोई ईद की वजह से डाटा के अंदर चेंज आती है, सर्दी गर्मी की वजह से जो चेंज आती है। ठीक है, तो इस तरह ही कह रहे कोई चेंज भी नहीं है सीजनल। तो वो उसके वो कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक है जो कि हम यूज करेंगे फोरकास्ट करने के लिए? अगर हम बुक का, जो बुक बता रहा हूँ, रिकमेंडेड बुक है वर्षी यूनिवर्सिटी ने लगी हो लगवाई है, एक तो हैंडआउट से दूसरी बुक, उसका पेज नंबर 493 देखेंगे तो अगर आपके वहां पे तो आपको ना टेक्निक वहां पे एक्सप्लेन की है। जब आप टेक्निक्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें ही होता है कि डाटा जो है फ्रीक्वेंटली जो है ना अप डाउन नहीं हो रहा होता है, और उसके अंदर सीजनल पैटर्न्स भी शो नहीं किए होते। तो
और फोरकास्टिंग के लिए सिंपल मूविंग एवरेज यूज की जाती है। डेल्फी टेक्निक इस वजह से इस तरह है ना कि आप जब भी कोई ऑप्शन लें तो आपको बाकी ऑप्शन के बारे में आइडिया हो तो आप ज्यादा अच्छे से फिर आप नॉकआउट कर सकते हैं। डेल्फी मेथड के अंदर पास डाटा ही नहीं होता आपके पास, ठीक है, ये प्योरली जजमेंटल जजमेंटल होता है, मतलब क्वालिटेटिव टेक्निक है ये डेल्फी मेथड जो है। और ट्रेंड एडजस्टेड फोरकास्ट, अब ट्रेंड एडजस्टेड फोरकास्ट में भी कुछ कन्वे नहीं हो रहा कि ट्रेंड मतलब क्या एडजस्टमेंट कौन सी टेक्निक है, तो टेक्निक हमसे वो हमें ये शेयर नहीं हो रही क्लियर इस वजह से। नाइफ फोरकास्ट एक टेक्निक है फोरकास्ट की। नाइफ फोरकास्ट इस वजह से ऑप्शन नहीं लिया मैंने, उसकी वजह कि नाइफ फोरकास्ट के अंदर जो प्रेजेंट डिमांड होती है उसी डिमांड को फ्यूचर डिमांड समझा जाता है, तो इसके अंदर एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी जो है इतनी नहीं होती नाइफ फोरकास्ट के अंदर। अगर आप इन सबको स्टडी करेंगे तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जनरेट कंसेंसस फोरकास्ट। अच्छा, कंसेंसस फोरकास्ट क्या है कि जब आपका किसी बात पे इत्तेफाक हो जाए उसको कंसेंसस कहते हैं ना, ऐसा फोरकास्ट जो आप कंसेंसस करके कर रहे हो। तो ये है ना डेल्फी मेथड, ऐसा मेथड है जिसके अंदर ना एक क्वेश्चन बनाया जाता है, क्वेश्चन बना के एक्सपर्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप इसके बारे में अपनी राय दें। मीन्स अगर किसी चीज को फोरकास्ट करना है, नॉर्मली ये डेल्फी मेथड टेक्निक जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं आप किसी कंपनी के अंदर, अपनी कंपनी के, तो आप डेल्फी मेथड यूज करते हैं। मीन्स अगर कोई मैंने न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी है तो मैंने उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाऊंगा, क्वेश्चन बना के मैं एक्सपर्ट्स को भेज दूँ, एक्सपर्ट होंगे एक्सटर्नल, कंपनी के अपने नहीं होंगे, उनको भेजेंगे कि आप इस टेक्नोलॉजी में अपना फीडबैक दें। सारे एक्सपर्ट देंगे फीडबैक दें, आप फीडबैक पढ़ेंगे और आप एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और दोबारा उस रिपोर्ट के ऊपर जो आप जहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रेज हो रहे होंगे आप दोबारा क्वेश्चन दोबारा एक्सपर्ट को भेजेंगे और एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है कि नहीं। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे मेथड में यूज, इट्स अ क्वालिटेटिव टेक्निक, ठीक है। टाइम सीरीज मेथड, इसमें पास डाटा अवेलेबल होता है, उसमें कंसेंसस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पास डाटा देखें आप उसके ऊपर डिसाइड करें, आपको किसी कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत नहीं होती जब आपके ऊपर डाटा। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी डाटा पे होती है। एसोसिएटिव मॉडल में वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हो तो उनके आपस में रिलेशन डिफाइन करके एसोसिएटिव मॉडल जो फोरकास्ट किया जाता है। तो कंसेंसस जो है डेल्फी मेथड के अंदर की जाती है, तो इसका ऑप्शन डेल्फी मेथड होगा। और प्रोडक्टिविटी रेशियोज आर यूज फॉर प्लानिंग फॉर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स, शेड्यूलिंग इक्विपमेंट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट। सीधी सीधी पेज नंबर 19 के ऊपर दी, मैं थोड़ा सा बता दूं प्रोडक्टिविटी रेशियोज क्या होती है। प्रोडक्टिविटी जो एफिशिएंसी हम कहते हैं ना, आउटपुट्स ओवर इनपुट्स, एफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी रेशियोज, ठीक है। प्रोडक्टिविटी रेशियोज में काफी सारी रेशियोज आ जाती हैं, जैसे मशीन्स आपकी जो है, अगर वो आपकी इनपुट है तो आपकी आउटपुट मशीन ने कितनी दी। आपकी लेबर अगर इनपुट है तो आपकी लेबर ने आउटपुट की कितनी दी। आप लेबर के साथ जो रेशियो, जो मशीन के साथ जब रेशियो निकालते हो, ये प्रोडक्टिविटी रेशियो। फिर आप लेबर प्लस मशीन करके आउटपुट कितनी ली आपने, ठीक है, आपकी ये इसको कहते हैं पार्शल पार्शल इसको पार्शियल प्रोडक्टिव रेशियो कहते हैं। तो प्रोडक्टिव रेशियो काफी सारी किस्म की है। अच्छा, ये प्लान होती है कि प्लानिंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, देखें आपके पास जब रेशियो निकलती है तो आप देखते हैं कि मशीन इतनी आउटपुट थी, लेबर इतनी आउटपुट, तो आप उससे फिर अंदाजा कर लेते हैं कि आपको फ्यूचर में कितनी आपको लेबर चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तो आप प्लान कर लेते हैं। शेड्यूल इक्विपमेंट होती है कि आपने जो आपका इक्विपमेंट है, आपने कितनी देर कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस काम के लिए। फाइनेंशियल रेशियोज भी इसी तरह ही कैलकुलेट की जाती हैं, प्योरली डिपेंड अपॉन एसेट्स को, इनकम को, रेवेन्यूज को, इस तरह की जो रेशियोज होती हैं उनको फाइनेंशियल रेशियोज कहा जाता है। तो पेज नंबर 19 पे सीधे स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। स्टेप्स ऑफ द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनपुट इनटू आउटपुट्स। देखिए जी, कह रहा है कि इनपुट टू आउटपुट जाते हुए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप जी सिंपल सा बड़ा वैसे तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मीन ये सिंपल सी बात कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के हिसाब से आपके पास जब इनपुट्स होती हैं तो आपने उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मीन कि आपको मशीन चलानी है कि बंदे यूज करने आउटपुट बनाने के लिए। तीसरा प्रोसेस होता है आउटपुट आपको मिल जाती है। तो जो कन्वर्जन प्रोसेस इनपुट आउटपुट, तो बीच में आप एक आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आपको आउटपुट में, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें आपके पास ऑप्शन ठीक ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन डी आपने यूज करना है। इनपुट और येलो में भी है, पेज 2 पे आप देख लीजिए बुक के अंदर, तो आप ये लिखा हुआ है। टर्म स्ट्रेटजी इज टर्म रेफर टू एज, जितने भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको अपना अपने आसान लफ्जों में उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी मकसद होता है ना, आपको उसको अचीव करने कुछ प्लान करते हैं, कुछ टेक्निक्स डेवलप करते हैं, ठीक है।
तो उसको ना स्ट्रेटेजी कहा जाता है कि आपने क्या प्लान, मतलब कोई अगर कोई चीज अचीव करना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव आपका, तो उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या रास्ते अडॉप्ट करेंगे, क्या क्या आपकी प्लानिंग होगी, क्या क्या चीजें यूज करेंगे, किन किन लोगों को यूज करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी ऑप्शन देखते हैं। द गोल दैट इज टू बी अचीव्ड। गोल तो गोल तो इटसेल्फ गोल है, तो ये स्ट्रेटेजी तो ना हुई ना। तो वो कह रहा है स्ट्रेटेजी को कौन सी जो स्टेटमेंट सही बता रही है उसके बाद। फंक्शन एरिया ऑफ द, फंक्शन एरिया होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये फंक्शन एरिया होंगे। तो ये भी स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, एक्शन प्लान टू अचीव अ मिशन। ठीक है, मिशन क्या होता है? आपका ऑब्जेक्टिव। आपने क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिशन होता है रीजन टू एग्जिस्ट इन बिजनेस। बिजनेस में आने की जो रीजन है उसको मिशन कहते हैं। मीन्स कि आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपका एक एक्शन प्लान होगा, वो एक्शन प्लान ही स्ट्रेटेजी होती है। तो आप लेक्चर 3 में 50 देख लें या हैंडआउट्स में है, पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, ये मिशन होता है। डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन को नॉकआउट किया करें वन बाय वन। आगे चलते हैं, प्रोडक्टिव रेशियोज। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इन योर व्यूज व्हाट आर द मेजर्स बाय विच प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। अब देखिए जी, आउटपुट और अगर इनपुट है, ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास? या तो आउटपुट बढ़ जाए, इनपुट वही रहे। इंक्रीज इनपुट, इंक्रीज इनपुट इंक्रीज वाइल आउटपुट रिमेन्स द सेम। क्या कह रहा है? इनपुट बढ़ाई और आउटपुट क्या कम हुई। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखने, आपको देख लो कि अगर इनपुट बढ़ रही है तो आउटपुट कम हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये सेम रहती है तो क्या टोटल मेजर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है। आउटपुट डिक्रीज वाइल इनपुट रिमेन द सेम। आउटपुट ऊपर वाले डिनोमिनेटर ने डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? मजीद डिक्रीज कर जाएगी। इनपुट्स एंड आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, दोनों एक जैसी बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, तो क्या हुआ? इंक्रीज नहीं आई। हमने देखना है कि इंक्रीज कैसे आती है प्रोडक्टिविटी। तो कैसे होगी? इनपुट्स डिक्रीज कर जाएं वाइल आउटपुट्स रिमेन द सेम। मींस कि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर आप डिक्रीज करते हैं अगर, तो भी डिनोमिनेटर अगर आप सेम रखते हैं तो आपकी जो वैल्यू बढ़ जाती है, तो प्रोडक्टिविटी इस तरह इंक्रीज कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रेटजी बिकॉज, वही बात कि आपको दोनों का अगर आइडिया होगा तो आप बड़े अच्छे से नॉकआउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, लॉन्ग टर्म होती है और इसको टॉप मैनेजमेंट बना रही है। ऑपरेशन स्ट्रेटजी मिडिल लेवल मैनेजर बनाते हैं, और जो शॉर्ट टर्म होती है। ठीक हो गया। और इन दी लाइट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटजी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनती है। अभी देखें आप, प्रिपेयर्ड बाय मिडिल मैनेजर। अब डिफरेंस देखना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का ऑपरेशन स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है। अब जो है, ये तो ये तो बनाती प्रीपेड बाय मिडिल मैनेजर, ये तो बनाती है ऑपरेशन स्ट्रेटजी, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नैरो स्कोप होती है ये ऑपरेशन स्ट्रेटजी। ठीक है। फिर लॉन्गर इन टाइम होराइजन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी लॉन्ग होती है। वैसे आप पेज नंबर, ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव तो है नहीं, पहले दो क्योंकि नॉकआउट हो गए हैं, तो ऑप्शन सी बनता है। तो आप पेज 14 देखें और ये आपके वहां पे आपको स्ट्रेटजी की डेफिनेशन मिल जाएगी, तो आप फिर इजीली नॉकआउट कर सकेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करस्पॉन्ड्स टू एन ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्डर विनिंग कैरेक्टर मींस कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रोडक्ट की जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे कि भाई बस मुझे खरीद लो। ठीक है, मतलब कोई ऐसा क्वालिटी फीचर डाल देना कि वो ऑर्डर विनिंग हो। जैसे कि आपने बैंक के अंदर पैसे रखे हैं, ठीक है, और आपको 10% जो है ना बैंक देता है इंटरेस्ट। ठीक है। आप, अब बैंक ने क्या किया, बैंक कहता है कि अगर आप एक खास अमाउंट से ज्यादा रखें, जैसे 1 करोड़ अमाउंट अगर आप रख लें आप हमारे पास, तो हम आपको जो गाड़ी अगर आप ले लें हमारे पास, फिर तो गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक है उस बैंक की। वैसे तो 10% सारे बैंक दे रहे हैं, लेकिन बैंक ने कहा 1 करोड़ अगर आप हमारे पास डिपॉजिट कर दें, 10% तो जो आपने देना था आपको हमने दे रहे थे, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा फीचर, जो 1 करोड़ वाले को गाड़ी फ्री मिलेगी। ठीक है, फ्री मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये ऑर्डर विनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं, फैक्टर विच मे बी सिग्निफिकेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नो, ऐसा फैक्टर तो मतलब नहीं चाहिए ना। फैक्टर ऑर्डर विनिंग वही होगा जो कि एक कंपेटिटिव एज लेके आएगा, कस्टमर को खींचेगा। अ फैक्टर विच गिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन एन कंपेटिटिव एज, ये है। ठीक है, कंपेटिटिव एज वही होता है जो एक आपने अपने एक्सेल कर गए, आपने कस्टमर उसको कंपेटिटर को आपने पीछे छोड़ दिया किसी मामले में,
किसी क्वालिटी में, किसी फीचर देने में, तो वो कंपेटिटिव एज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी बनता है, आप हैंडआउट्स के पेज में 15 देख लें तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, फैक्टर विच सर्व एज मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर परचेज। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर परचेज होता है क्वालिफायर, ऑर्डर क्वालिफायर होता है। ठीक है, कि कोई ऐसा फीचर जो आप देखे गए, हाँ जी ये फीचर है मेरा रिक्वायर्ड है, तो ठीक है मैं ये चीज दे लेता हूँ। लेकिन एक फीचर होता है कि आपको मजबूर कर दे कि वाह जी वाह ये फीचर कमाल फीचर है, इसके बाद मैंने यही चीज लेनी। ठीक है, फैक्टर विच इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, ऑर्डर विनिंग की बात हो रही है कि जो कस्टमर को ऑर्डर विन कर सकता है या कस्टमर उसको खरीद लेगा, खरीदा तो नहीं ना, खरीदेगा तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ना। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस ऑन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फोरकास्ट। देखिए सीजनल हमें पता है, गर्मियों सर्दी ईद की वजह से होता है। ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म होता है, इसकी डेफिनेशन में ट्रेंड, वैसे तो आप किसी भी डाटा को प्लॉट करने उसको ट्रेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक के मुताबिक ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म, जो अप एंड डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है डाटा के अंदर, एक ट्रेंड के अंदर उसको ट्रेंड कहते हैं। नॉन लीनियर जो होता है किसी अर्थक्वेक की वजह से आ जाना, अनहोनी हो जाना, स्ट्राइक कर देना कंपनी के अंदर, तो ये वाले जो ट्रेंड होते हैं इनको प्रेडिक्ट नहीं कहते। इसको आप अर्थक्वेक प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कब अर्थक्वेक आएगा। कोई आफत, जैसे बारिश बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, तो बारिश की वजह से कुछ प्रोडक्ट बारिश की वजह से सेल होने लग जाती है, कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल ही बैठ जाती है। तो ये ऐसे ट्रेंड जो होते हैं वो प्रेडिक्ट नहीं हो सकते। साइक्लिकल भी, एक जो एक साइकिल होता है जिसका 3 महीने का साइकिल है, जैसे 6 महीने का साइकिल है, ऐसे के जो साइक्लिकल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे आप शुगर की जो शुगर मिलें हैं वो साइक्लिक है, मतलब वो साल में जो वो एक खास पीरियड है उसी में चलती है, बाकी नहीं चलती, तो वो फिर अगले साल उसी में, ये तो साइकिल एक पूरा होता है। ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और डिलीवरिंग अ सर्विस आर मेड टू ऑपरेट इन 3 डायमेंशन दैट आर। ठीक है, कह रहे मैन्युफैक्चरिंग हो ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस दे रही हो, वो 3 तरह के इन्वायरमेंट या 3 तरह के फैक्टर जो होते हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या 3 डायमेंशन में उसको सोचना पड़ता है, 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये कह रहा है लीगल है, ठीक है, लीगल वो मामला होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन होते हैं। एथिकल वो होते हैं जो सोसाइटी में बुरे समझे जाते हैं या सोसाइटी में चीजें अच्छी समझी जाती हैं। कुछ चीज होते हैं सोसाइटी से सोसाइटी मूव करती हैं और सोसाइटी के एतबार से बुरी समझी जाती है। जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, हराम जो प्रोडक्ट है, हराम मतलब कोई हराम हराम गोश्त हो गया, तो हमारी सोसाइटी में बेच नहीं सकते। ठीक है, अब एथिकल इस हिसाब से कि हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। ठीक है, ये एथिकल इस तरह का मामला। अब एथिकल सोसाइटी सोसाइटी मूव करता है। ठीक है, अब यही वाला गोश्त जो है आप किसी फॉरेन कंट्री, किसी ऐसे में जहाँ सिर्फ गोरे रहते हैं वहां बेच लें, वहां पे अनएथिकल है नहीं है। तो एथिकल ऐसे मामला होगा जो सोसाइटी के एतबार से आपको, सोसाइटी आपको बुरा और अच्छा बता रही हो कि ये इस सोसाइटी के द्वारा से बुरा और अच्छा है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर वो होते हैं, कोई भी आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस में काम करते हो उसके इर्द गिर्द सारी इन्वायरमेंट, सारा माहौल जो है इर्द गिर्द का, उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। उसमें जी गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट सेल्फ हो सकती है, सप्लायर हो सकते हैं उसका, उसमें सारे वो मामलात जो इन्वायरमेंट में आते हैं तो उसको इन्वायरमेंटल कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर माइक्रो इन्वायरमेंट आ जाता है, मैक्रो इन्वायरमेंट, फिर डिटेल काफी लंबी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि खैर ये थी लीगल, एथिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन में देखें, एक सोशल आ रहा है, सोशल आपके सोसाइटी के रिलेटेड है, तो वो जो बुक के मुताबिक है सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एथिकल सोशल की एथिकल उन्होंने डाला हुआ है। बुक के मुताबिक पहले वाला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनपुट कॉन्सेप्ट। इनपुट कॉन्सेप्ट का मतलब कि कौन सी इनपुट है इनमें से, ये कहना चाह रहा है सिंपल। लेबर एक इनपुट है, ठीक है, आप यूज करते हैं लेबर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। इंफॉर्मेशन भी यूज कर रहे होते हैं आप, ठीक है, जैसे मार्केट की इंफॉर्मेशन के बेस पे आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं कि क्या मार्केट के लोगों को क्या चीज चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन है। सर्विसेज एक आउटपुट है असल में, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो ये एक आउटपुट है, इस वजह से ऑप्शन सी बनता है हमारा। लीगल कॉन्स्टेंट एक इंफॉर्मेशन में आ जाता है, लीगल कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपने कोई भी वायलेट नहीं करनी है, अदरवाइज आपके कंपनी के ऊपर बहुत सारे आप सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं आप लोग। तो इस वजह से लीगल कॉन्स्टेंट को आप इंफॉर्मेशन में रखें, अगर इंफॉर्मेशन में, तो आप क्लियर हो जाएगा। बाकी आउटपुट सिर्फ एक ही थी इसमें, सर्विसेज। अच्छा जी, ऑप्शन इसमें हमारा डी बनता है, और आपने इसको अगर
ये मैंने हटा दिया इसको। पेज नंबर 19 देखेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा, और ये आप पीछे भी ऑप्शन आया है और उसमें थोड़ा डिफरेंस ये था, और ऑप्शन डी सीधी सीधी स्टेटमेंट है, आप बुक से देख लीजिएगा। इज अ वेव लाइक वेरिएशन ऑफ मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन, एक ऐसे ट्रेंड का जिक्र कह रहा है वो एक ट्रेंड है, ठीक है, और वेव लाइक है, मीन्स ऊपर नीचे जाता है एक वेव की तरह। साइनोसाइडल वेव आपने देखी होगी, कोसाइन वेव आपने देखी, उस तरह का कह रहा है उसका है बिहेवियर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको साइकिल कहेंगे। ये खास पीरियड के बाद अप आता है, खास पीरियड के बाद डाउन जाता है, ठीक है, उसको साइकिल कहते हैं। तो बाकी की डेफिनेशन जो है वो आप देख लीजिए बुक से। इन एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल एस डिनोट्स अल्फा, ऐसे में ए जो लिखा ना ये अल्फा है एक्चुअली, अल्फा कह रहा है डिनोट्स किस चीज को डिनोट करता है, स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, मैंने फार्मूला आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। जो एफ टी होता है, एफ टी ये फ्यूचर फोरकास्ट होती है, एफ टी माइनस वन होती है, जैसे जैसे आज की अगर फोरकास्ट निकाल रहे हैं तो कल की फोरकास्ट एफ टी माइनस वन होगी, और एक्चुअल जो डिमांड होगी ए टी माइनस वन कल की एक्चुअल डिमांड होती है, और अल्फा जो है ना ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं, स्मूथिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो ये पेज 40 पे आप फार्मूला है, आप कॉपी कर लें तो आपको इजी आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट क्लासिफाइड सर्विसेज, सर्विसेज कह रहे हैं कैसे 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 क्लासिफाई नहीं करते, बहुत सिंपल सा बता दिए, जैसे टेंजिबिलिटी, टेंजिबल सर्विस टेंजिबल नहीं, उसको टच नहीं कर सकता, प्रोडक्ट टच कर सकते, ठीक है। बाकी और भी बहुत सिंपल से टाइम पेरिशेबिलिटी मीन्स कि टाइम के हिसाब से ये सर्विस दी जाती है, इसकी चार्जिंग भी मतलब अगर चार्ज करना फिर भी टाइम के हिसाब से, तो टाइम एक टाइम के लिए आप सर्विस देते हैं और टाइम की ही पेमेंट करें, तो इसको टाइम पेरिशेबिलिटी कहते हैं। साइमल्टेनिटी इसको ये कहते हैं कि जिस टाइम सर्विस क्रिएट हो रही है उसी टाइम दी जा रही है, मतलब सर्विस को बना के नहीं रख सकते आप, ठीक है। इसका मतलब ये डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टेक्ट, जब सर्विस दे रहे हो तो कस्टमर आपके साथ कॉन्टेक्ट में होता है, ठीक है, आप बात अक्सर उसकी बाउंड्री में जाके उसको सर्विस दे रहे होते हैं। ऑप्शन बी ए बनता है इसके अंदर। which of the following forecasting technique is used when introducing new product service new feature and new packaging, तो ये इसमें जब आप प्रोडक्ट को नया ले रहे हैं आपको पास डाटा तो होता नहीं, न्यू फ्यूचर या न्यू पैकेजिंग जब लेके आ रहे होते हैं तो आपने क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करनी होती है, जजमेंटल होना पड़ता है आपको कि कहाँ पे लॉन्च करें प्रोडक्ट को, किस मार्केट को टारगेट करें, किस इलाके में करें, तो जजमेंटल होना पड़ता है, जजमेंटल फोरकास्ट है। क्वांटिटेटिव ये है, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती है, इसमें डाटा चाहिए होता है, सिस्टमेटिक में भी डाटा चाहिए होता है, वेरिएबल दिए होते हैं। फोकस ग्रुप भी है, लेकिन जजमेंटल फोकस ग्रुप जजमेंटल जो है वो बुक के एतबार से मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, जो फोकस ग्रुप इसमें एक दूसरे एक डिफरेंट टेक्निक है ये, तो यहाँ पे जजमेंटल फोरकास्ट है, जजमेंटल में हो सकता है फोकस ग्रुप भी आ जाए, ठीक है। और जी डीएफए स्टैंड फॉर होता है डिजाइन फॉर असेंबली, तो मैंने जो तीन ऑप्शन जो है एब्रीवेशन बुक के और यूज हो मैंने वो भी लिख दिए। डी एफ आर ये भी याद कर लें, शायद आ जाए, डिजाइन फॉर रिसाइकलिंग, डी एफ एम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, डी एफ डी डिजाइन फॉर डिसअसेंबली, ये भी याद रखें। इन द एब्सेंस ऑफ इनफ टाइम फोरकास्ट प्रेफर्ड, कह रहा है कि आपके पास ना टाइम ज्यादा नहीं है तो आप कौन सी फोरकास्ट अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली क्वालिटेटिव आप खड़े खड़े फैसला करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है, आप एक्सपर्ट्स दो चार कंपनी की जमा कर लेंगे, आप कहेंगे फैसला कर लो जल्दी जल्दी क्या करना, तो आप खड़े खड़े बगैर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कोई खास डाटा एनालिसिस नहीं करते, कंप्यूटर यूज नहीं करते, तो क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करते हैं इस केस के अंदर। क्वांटिटेटिव में डाटा रिक्वायर्ड होता है, टाइम टेकिंग है, नाइफ फोरकास्ट में भी डाटा रिक्वायर्ड होता है, और नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन है नहीं, इसका क्वालिटेटिव है। बुक के अंदर सीधा सीधा पेज नंबर पे 35 देख लीजिए। इज दी पोस्टपोनमेंट टैक्टिक, डिलेड डिफरेंशिएशन जो है ना इसका ऑप्शन बनता है। पोस्टपोनमेंट टैक्टिक में आपको बता देते, पोस्टपोनमेंट टैक्टिक ये होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है तब तक आपने उसको फिनिश नहीं करना जब तक आपको ऑर्डर ना आ जाए, आपके पास स्पेक्स ना आ जाए कस्टमर के, तो इसको कहते हैं डिलेड डिफरेंशिएशन भी इसको कहते हैं, पोस्टपोनमेंट टैक्टिक भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ फोरकास्टिंग, मतलब फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है बिजनेस में, वो कौन सी है नीचे देखिए। बजटिंग ठीक है, हमने बजटिंग हमारी फोरकास्ट ही है, हमें कितने पैसे रखने हैं फलां काम के लिए, कितने फलां काम के लिए, ये बजटिंग होती है। हमने बजट देखा होगा, एनुअल जो बजट आता है गवर्नमेंट देती है। कैपेसिटी प्लानिंग, आपको फ्यूचर में कितने लोग चाहिए फलां काम के लिए, तो आपको कैपेसिटी प्लानिंग, तो ये वर्कफोर्स प्लानिंग होगी। कैपेसिटी प्लानिंग कि आपके प्लांट की प्रोडक्शन आपने कितनी चाहिए, जैसे दिसंबर तक आपको क्या प्रोडक्शन चाहिए, आपने कितने यूनिट मार्केट में भेजने किसी खास प्रोडक्ट के, तो ये कैपेसिटी प्लानिंग है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको ये प्रोडक्ट जो आपने
तैयार करने हैं, इसके लिए कितनी इन्वेंट्री चाहिए, कितनी क्या क्या चीजें चाहिए इनको, इसको तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए, स्पेयर पार्ट्स कितने चाहिए, मशीन चलती रहे। क्वालिटी कंट्रोल चौथा ऑप्शन बनता है इसका। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कोई फोरकास्टिंग नहीं, क्वालिटी एक्चुअल बेसिस पे होती है, प्रोडक्ट तैयार होता है साथ साथ उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, फोरकास्टिंग टेक्निक नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाए कैन बी यूज टू कंप्यूट वैल्यू। वैल्यू जो है मीन्स के जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, आप मार्केट में कहा जाता है कि आप उसको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कि आपने कोई चीज ली, कोई इनपुट ली, उसके ऊपर थोड़ा काम किया और एक उसकी थोड़ी नई शेप, नई नई चीज बन गई, तो आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। अब वैल्यू एडिशन जब आप करते हैं तो उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें कई किया जाता है कि परफॉर्मेंस ओवर कास्ट, मतलब कितनी उसके अंदर परफॉर्मेंस ऐड की आपने और कितनी कास्ट है, तो इसको वैल्यू होती है, वैल्यू इज इक्वल टू परफॉर्मेंस ओवर कॉस्ट। अब जो परफॉर्मेंस है उसको इसने फर्दर डिवाइड किया, परफॉर्मेंस में क्वालिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस में स्पीड आ जाती है, परफॉर्मेंस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो ऑप्शन ये बनता है बी। ये फॉर्मूला है सिंपल सा, बुक हैंडआउट्स में देख लीजिएगा पेज 10 के ऊपर। Which one of the following factor provides a basis for comparing alternative forecasting technique? देखिए टाइम डायमेंशन भी हो सकती है, आपके पास कितना टाइम है, कितना टाइम का डाटा है, ये हो सकती है फोरकास्टिंग कंपेयरिंग। कह रहा है कि कंपेयरिंग अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव पे कब जा रहे होते हैं, रिलायबिलिटी फैक्टर, ठीक, रिलायबिलिटी तो आपकी ऑलमोस्ट सब में ही होती है, आप कोई भी फोरकास्टिंग का अपने रिलायबिलिटी उसमें रखते हैं। अब शिफ्ट कैसे करते हैं, मतलब आप, आपके पास दो, मैं कहता हूँ कि ये एक ये वैल्यू है, एक आपके पास ये वैल्यू है, तो आप किस चीज को देखते हो, आपको कहेगा नहीं ये वाली बेहतर है, तो आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखेंगे ना। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की वजह से आप अल्टरनेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ये रेफर्स टू द मैन्युफैक्चरर बीइंग लायबल टू एन इंजरी और डैमेज काज्ड बाय एन फंड। आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी वजह से अगर किसी कस्टमर को जिसने उसको यूज किया है, कंज्यूमर को जिसने उसको यूज किया आपके प्रोडक्ट को, उसको अगर इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो लायबल होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो इसका, इसके ऊपर डिफरेंट जो है आईएसओ के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। अब उस स्टैंडर्ड के अंदर डेफिनेशन जो की गई है उसको कहते हैं कि ये अगर होगा प्रोडक्ट की वजह से कोई कंज्यूमर को इंजरी होगी, तो इसको प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंडर क्लास में लिखा जाएगा। तो ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। डिसीजन ट्रीज एनालाइज फ्रॉम, डिसीजन ट्री याद रखिएगा रीड किया था लेफ्ट टू राइट, और एनालाइज जब करते हैं उसको, जब तैयार हो जाता है तो राइट टू लेफ्ट उसको एनालाइज किया। पेज 29 के ऊपर सीधी सीधी स्टेटमेंट है हैंडआउट्स के ऊपर। आर बेस्ड ऑन सैंपल्स टेकन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स, कह रहा है कि नीचे में से कौन सी टेक्निक है जो पोटेंशियल कस्टमर से सैंपल लेके तैयार की जाती है। तो कंज्यूमर सर्वेज होते हैं वो तैयार होते हैं। कंज्यूमर सर्वे आपको पता है कि जो होम टू होम जाते हैं और फॉर्म फिल किए जाते हैं, उसको कंज्यूमर सर्वेज कहते हैं। अक्सर आपके घर में सर्फ बेचने और डिटर्जेंट बेचने वाले, कोई शैम्पू बेचने वाले आते होंगे, फीमेल्स होती हैं और वो सर्वे कर रही होती है, फॉर्म फिल कर रही होती है, जिसको कंज्यूमर सर्वेज कहते हैं। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस इन प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट है बुक के अंदर, पेज नंबर 49 देख लीजिएगा, ऑप्शन डी बनता है। प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल उसका होता है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहला, फिर उसके अंदर ग्रोथ आती है, फिर मेच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाता है, फिर सैचुरेशन आ जाती है, सैचुरेशन के बाद वो ऊपर जाता नहीं, बढ़ता नहीं वो, ठीक है, बस एक कांस्टेंट चल रहा होता है, फिर उसके अंदर डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है जी। चले जी, कोई भी कमेंट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ऑलमोस्ट हमने 30 जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, और कंफ्यूजन के केस भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, मैंने कहीं पे गलत बताया है तो बताइएगा। चलिए जी, ओके, चला।